ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास के अंदर काफी अच्छे अच्छे छात्र आ चुके हैं। आप सभी का यहाँ आ जाना ये दर्शाता है कि आप कोई आम छात्र नहीं है। चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से हम आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारी एक अलग ही यूनिट स्टार्ट हो रही है, जिसको दरअसल क्या कहा जाता है, जिस यूनिट को कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी। तो आज हम गुप्त वंश के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप तैयार हैं तो फटाफट बता दीजिए, हेडिंग डाल लीजिए गुप्ता डायनेस्टी, हेडिंग डाल लीजिए गुप्त साम्राज्य, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, याद रखें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे और चीजों को समझने के पश्चात आपको चीजों को ध्यान रखने में भी काफी मदद मिलेगी, काफी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए ओके। चलो, तो गवर्नर जनरल कब तक होगा, अमन बर्मन का कहना है। गवर्नर जनरल वाइस रॉयस की जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर इस संडे में अपलोड होगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। मेरा यूट्यूब चैनल वो कभी नहीं था, ना कभी है। वो यूट्यूब चैनल है आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग जिसे कहा जाता है, क्योंकि मैं मुगल्स को स्वर्णिम युग नहीं मानता, एनसीईआरटी भले ही मानता हूं, ठीक है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे मानना चाहिए, क्योंकि भारत का स्वर्णिम युग वो है जिसने भारत को बहुत कुछ दिया हो। लेकिन मुगलों ने भारत को कुछ दिया नहीं। भारत की वस्तुओं का ही प्रयोग करके भारत के लोगों के साथ हिंसा करी और भारत के वास्तविक ज्ञान को मिटाने की कोशिश करी। उस युग को आप स्वर्णिम नहीं कह सकते। ये युग वास्तविकता में स्वर्णिम में है। चाहे आप पैसे के मामले में देख लें, चाहे आप विकास के मामले में देख लें, चाहे आप इस मामले में देख लें कि भारत को इसने क्या दिया। ये वाकई में एक स्वर्णिम युग है। नाम है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, जब गुप्त साम्राज्य में कभी भी शुरू करता हूं, मैं ऑफलाइन में शुरू कर रहा हूं या ऑनलाइन में शुरू कर रहा हूं, एक चीज बहुत स्पष्ट सी आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि सर गुप्त साम्राज्य के बाद आपकी जो टोटल क्लास बचती है वो लगभग 6 या 7 क्लास आपकी बचती है। तो गुप्त साम्राज्य 2 क्लासेस में खत्म होता है। शायद मैं धीमा चल रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि इस क्लास को मैं ऐसे करा रहा हूं कि आगे आने वाले कितने भी लंबे समय के लिए आपको दोबारा हिस्ट्री ना पढ़नी हो, तो मैं धीमा चल रहा हूं थोड़ा सा। तो हो सकता है 3 क्लास लग जाए, पर 3 से अधिक नहीं लगेंगे। बात को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए, भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है भाई, ये लंबा चलेगा खेल, ठीक है। ये एक के दिन में खत्म नहीं होने वाला, ये खेल लंबा चलेगा। हेडिंग डाल लीजिए गुप्त साम्राज्य। हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए, गुप्त साम्राज्य आपकी हेडिंग होनी चाहिए। गुप्ता डायनेस्टी। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई गुप्त डायनेस्टी का जो शासनकाल है वो कितना है। गुप्त डायनेस्टी का शासनकाल आपको 320 से लेकर 540 एडी के बीच में देखने को मिलता है। 320 से लेकर 540 एडी, 320 से लेकर 540 एडी के बीच में शासनकाल आपको देखने को मिलता है। कुछ पुस्तकों में यह कार्यकाल 319 में भी शुरू हुआ है, ठीक है। 319 भी बताते हैं, सम सोर्स क्या कहते हैं 319। सम सोर्स बताते हैं कि यह 319 से लेकर 540 एडी तक रहा है। 319 से लेकर 540 एडी तक रहा है। 40 एडी तक रहा है। यह भी कई बार व्याख्यात किया जाता है, कई बार यह बताया जाता है। तो हमको इसको कुछ उसी प्रकार से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, गुप्त साम्राज्य क्या था। जैसा मैंने बताया, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है। इट इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग कहलाता है, द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं भाई, इसको गोल्डन एरा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके समय में जो हुआ डेवलपमेंट है उसने भारत को नई विकास की ऊंचाइयों को दिखाया। इस वजह से इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है, इस वजह से ही इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। बात को समझिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि भैया जी इसके संस्थापक कौन है। इसके संस्थापक माने जाते हैं कौन भला, तो श्रीगुप्त को इसका संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी।
पूछा जाता है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, फाउंडर हैं वो कौन है। संस्थापक या फाउंडर कौन है, वो श्रीगुप्त है। तो फाउंडर आपको देखने को मिलता है, फाउंडर दैट इज श्रीगुप्त। फाउंडर है जी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त आपको देखने को मिलते हैं। अब श्रीगुप्त के बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, क्या इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं, क्या इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं, फटाफट से बताइए, फटाफट से आप बताएंगे। ठीक है, चलिए। पूछा जाता है कई बार कि भैया यहां श्रीगुप्त जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, कौन है ये, किस प्रकार से हैं। देखो, ये वो हैं जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। इज द फर्स्ट पर्सन एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ महाराज। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की है। इन्होंने क्या किया बाबू, महाराज की उपाधि धारण की है। महाराज की उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, धारण की, महाराज की उपाधि धारण की। तो इन्होंने टाइटल कौन सा लिया, महाराज का टाइटल, महाराज का, महाराज का टाइटल इन्होंने लिया है। क्या, महाराज का टाइटल इन्होंने लिया है। नोट करिए, कौन सा टाइटल इन्होंने लिया है, महाराज का टाइटल इन्होंने लिया है। बिना परेशानी के आप याद रखेंगे, फटाफट बताइए। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो फटाफट से बताऊं, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या टाइटल लिया, महाराज का टाइटल इन्होंने लिया है। देन इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इनका कार्यकाल कितना रहा है, कार्यकाल इनका कितना रहा है। सिर्फ बहुत छोटी सी बात पूछी जाएगी, व्हाट वाज हिज टेन्योर, कार्यकाल बता दीजिए। भैया अगर कार्यकाल की बात करूं 240 से लेकर 280 एडी के बीच में देखने को मिलता है। 240 से लेकर 280 एडी के बीच में कार्यकाल इनका रहा है। श्रीगुप्त का कार्यकाल, कार्यकाल 240 से लेकर 280 एडी, 280 एडी। लेकिन सर ये तो इससे पहले का है। दरअसल ही गुप्त वंश को यहां से शुरू नहीं माना जाता, यहां से उसको शुरू नहीं माना जाता। ये वो हैं जो अलग से आपको देखने को मिलते हैं, ये वो हैं जो अलग से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। कोई दिक्कत हुई नहीं सर। इसके बाद इसका जो पुत्र हुआ है वो हुआ है घटोत्कच। के बाद इसका एक पुत्र हुआ है घटोत्कच। इसके बाद एक इसका पुत्र होता है घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद अगला इसका पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच, कच्छ आपको देखने को मिलता है, घटोत्कच। तो घटोत्कच के बारे में याद रखना, घटोत्कच, घटोत्कच, घटोत्कच के बारे में याद रखना, घटोत्कच के बारे में याद रखना। अब घटोत्कच कौन है, इसका टेन्योर कितना है, सिर्फ 280 से लेकर वहीं तकरीबन 320 एडी के आसपास लगभग। सबसे बड़ी बात इसमें यही आएगी कि भाई इसका जो टेन्योर है 319 भी हो सकता है कुछ किताबों के अगर हम माने तो। इसका उत्तराधिकारी ही घटोत्कच बना। ठीक है, चलो। इसके पश्चात आपको देखने को मिलता है कि इसने भी महाराजा की उपाधि ली थी। ये ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ महाराजा। इसने भी महाराजा की उपाधि ली, महाराजा की उपाधि इसने भी ली थी, उपाधि धारण की, महाराजा की उपाधि इसने भी धारण की, महाराजा की उपाधि इसने भी धारण की थी। इसके पश्चात आपको देखने को मिलता है कि आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसके बाद जो उत्तराधिकारी आता है वो आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, और यही वो राजा होगा जो वास्तविक संस्थापक कहलाता है, दैट इज चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है जो आपको यहां देखने को मिलेगा, जिसका कार्यकाल यानी होता इस वजह से है कि जो पीछे राजा है इसकी 319 में मृत्यु हो गई है। इसी वजह से कहा जाता है कि चंद्रगुप्त 319 में ही राजा बन गया था। कुछ किताबें इसके बारे में कुछ अलग बातें करती हैं, जबकि वही कुछ किताबें इसके बारे में अलग बातें करती हैं। ठीक है, तो सम सोर्सेज जो कहते हैं 319 540 वो गलत नहीं है। क्या ये गलत है, ये भी गलत नहीं है। एक साल का जो वेरिएशन है वो रहता है।
अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम जो आपको देखने को मिलेगा, इसका जो कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा वो 319 से शुरू होकर और लगभग 350 तक चलेगा। वो लगभग 334 तक चलेगा, नॉट 50 तक, 334 तक चलेगा, 334 तक। ठीक है बाबू, 334 तक चलेगा। तो यहां चंद्रगुप्त स्टार्ट होगा प्रथम, 319 से स्टार्ट करेंगे और 334 तक इसके कार्यकाल को हम लेकर जाएंगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत यहां नहीं है। बिना किसी परेशानी के मेरे ख्याल से आप इस चीज को याद रखेंगे। ये वो पहला राजा बनेगा जिसके द्वारा महाराज अधिराज की उपाधि इसने धारण करी थी। ये इनके महानतम शासकों में से एक है और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की है। इन्होंने एक उपाधि धारण की है, कौन सी? इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की है। महाराज अधिराज की उपाधि, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की है। धीराज की उपाधि इसने धारण की है। ठीक है, यानी ही टुक द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज, ही टुक द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। सबसे प्रतापी शासक है, सबसे प्रतापी शासकों में से एक है। ठीक है, गॉट द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज, महाराज अधिराज, जाधिराज। महाराजा धीराज का टाइटल इन्होंने लिया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे महाराज, ये चंद्रगुप्त प्रथम आपको देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त प्रथम आपको देखने को मिलता है, इसी को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। इज नोन एज, इज नोन एज रियल फाउंडर, और रियल फाउंडर, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, रियल फाउंडर इसको कहते हैं। ठीक है जी। क्या हुआ भाई आशुतोष शर्मा, क्या परेशानी है आपको? ठीक है, फटाफट बताइए यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो। ठीक है, चलो। अब सर आप 319 क्यों कहते हैं? अच्छा, आपके हिसाब से क्या सही है? आप ये भी पूछोगे कि सर एक यो कहता है, एक यो कहता है, आप किसके साथ ज्यादा सही मानते हैं? बाबू मैं जो ज्यादा सही मानूंगा वो इसको ज्यादा सही मानूंगा। मैं कंसिडर करूंगा इस वाली डेट को। मैं इस डेट को क्यों कंसिडर करूंगा, इसके पीछे का कारण भी बताता हूं। ठीक है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं किसको प्रेफर करता हूं, तो मैं इसको प्रेफर करता हूं। इसके पीछे का बड़ा स्पेसिफिक सा कारण है, क्योंकि 319 में ही गुप्त संवत की शुरुआत हुई है, इस वजह से मैं इसको यहां पर इस प्रकार से देखता हूं। ठीक है, चलो। मैंने क्या बताया कि यहां पे जब यह शासक बना तभी गुप्त संवत की शुरुआत हुई है। जब यह शासक बने तब गुप्त संवत की शुरुआत हुई। इनके शासक बनने पर, इनके शासक बनने पर, इनके शासक बनने पर गुप्त संवत शुरू हुआ। बहुत सारे बनिए, बनिए हैं क्लास में, बनिए हैं क्लास में, बनिए समझते हैं आप? बनिए होते हैं बेसिकली अग्रवाल। ठीक है, वो बनिए होते हैं जो बेसिकली व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो बनिए होते हैं। तो जो बनिए लोग होते हैं वो गुप्त संवत को आज भी मानते हैं। तो यहां पर इनके शासक बनने पर जो आप देखेंगे कि भाई जी यहां पर गुप्त संवत को शुरू किया गया था, गुप्त संवत स्टार्ट हुआ, गुप्त संवत आपका प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। तो गुप्त संवत वॉज स्टार्टेड, गुप्त संवत वॉज स्टार्टेड, गुप्त संवत वॉज स्टार्टेड व्हेन ही बिकेम किंग, व्हेन चंद्रगुप्त, when Chandragupta first became king, when Chandragupta first became king, जब चंद्रगुप्त प्रथम राजा बने, गुप्ता संवत was started, गुप्ता संवत was started, गुप्त संवत was started, गुप्त संवत was started, संवत was started, गुप्त संवत was started, तब गुप्ता संवत स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए। मैं मांझा मांझा बहुत पिटेगा। अधाना, आयुष अधाना,
इनका सरनेम मुझे बता रहा है कि ये गुजर है। ठीक है, चलो अच्छे बनिए। ठीक है, तोतन मांझा भाई। ताऊ। हाँ जी, आगे बढ़िए बिना किसी परेशानी। क्या हुआ भाई? अच्छा अच्छा। 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 ओके। अच्छा अनीश, बढ़िया। हो गया है। फटाफट बताइए। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, मैं ऐसा इसलिए लिखता हूं, ठीक है, ताकि आप इसका प्रिंट ले पाए। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अच्छा, जब ये राजा बना था क्या इसने यही किया था? नहीं। जिस दिन ये राजा बना था, ठीक है, जिस दिन ये राजा बना था उस दिन इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। जब ये राजा बना तो इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए। ठीक है, उसी दिन, ठीक है, या राज्यभिषेक के दिन ही राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। राज्यभिषेक के दिन, राज्यभिषेक के दिन राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। 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 प्रकार के सिक्के चलाए। सिक्के चलाए। इशूड राजा रानी कॉइन्स। इशूड राजा रानी कॉइन्स। क्या इशू करा इसने? राजा रानी कॉइन्स इशूड। और राजा, ये राजा रानी कॉइन्स। अब इसने राजा रानी कॉइन्स, यानी इसमें इनकी कोई महिला मित्र रही होगी। महिला मित्र नहीं थी, इनकी पत्नी थी। तो इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था वो समझिए। अद्भुत। तो जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम आप देखेंगे वो है कुमार देवी। लिच्छवी की थी। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आप देख लेते हैं कि इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी। तो राजा रानी में जो रानी है वो इनकी पत्नी थी, तो इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, जिसको मैं आगे लिखवाऊंगा भी लिच्छवी थी। नोट करिए फटाफट से, बिना परेशानी के नोट करिए। नोट किया आपने? चलिए, बढ़िया। बुक कब तक आ जाएगी भाई? बुक आ जाएगी आपकी 4-5 दिन में। मतलब 4-5 दिन में क्या, लॉन्च तो आज कर दी है सर ने, लॉन्च कर दी है। ठीक है, सर ने ही लॉन्च कर दी। राकेश सर ने ही लॉन्च कर दी कि कहने लगे कि तू क्या परेशान होगा, ले मैं ही कर देता हूं। मैं ठीक है जी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आप देखिए आगे इसमें क्या देखने को मिलता है कि आप चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप देखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम की जो वाइफ है, फटाफट से खत्म कर दे चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को फटाफट से खत्म कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो मैंने जैसे बताया कि भैया जी, इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। कुमार देवी। कुमार देवी कहां से बिलोंग करती थी? कुमार देवी बिलोंग कहां से करती थी? लिच्छवी से बिलोंग करती थी। लिच्छवी से बिलोंग करती थी। लिच्छवी, लिच्छवी से बिलोंग करती थी, लिच्छवी स्थान। तो शी बिलोंग्स टू लिच्छवी, शी बिलोंग्स टू लिच्छवी। लिच्छवी प्लेस से वो बिलोंग करती थी। कुमार देवी उनका नाम था। नाम था कुमार देवी। कुमार देवी उनका नाम था। क्या नाम था? कुमार देवी उनका नाम था। क्या नाम था? वो कुमार देवी नाम था। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा आप याद रख लेना कि इसके अलावा उन्हें दहेज में, दहेज में वैशाली मिला था। दहेज में वैशाली मिला था। ठीक है, चलिए। दहेज में क्या मिला? दहेज में वैशाली मिला। यहां दहेज में लोगों को स्कॉर्पियो मिलती है, इनको दहेज में वैशाली मिला। दहेज में वैशाली की प्राप्ति हुई थी। दहेज में वैशाली मिला। दहेज में वैशाली मिला। आप याद रखेंगे। गेंद, गेंद,
गेन्ड वैशाली इन डाउरी, इन डाउरी, गेन्ड वैशाली इन डाउरी। दहेज में इनको क्या मिलता है बाबू? दहेज में इनको वैशाली मिल जाता है। ठीक है जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये वो पहले शासक थे, गुप्त वंश के वो पहले शासक जिन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। गुप्त वंश के वो पहले शासक जिन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के इन्हों के द्वारा ही चलवाए गए थे। चांदी के सिक्के इन्होंने ही चलवाए थे, थोड़ा सा याद रखना। ही इशूड सिल्वर कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्हों के द्वारा ही चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। इन्हों के द्वारा ही चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। ही इशूड सिल्वर कॉइन्स। चंद्रगुप्त नहीं, चांदी के सिक्कों को सर्वप्रथम चलाया। चांदी के सिक्कों को गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम चलाया। चांदी के सिक्कों को गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम चलाया। गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम चलाया। सर्वप्रथम चलाया। ठीक है। ये इशूड, ठीक है चलिए, इशूड सिल्वर कॉइन्स ऑफ issued silver coins of Gupta dynasty. Issued silver coins of Gupta dynasty. इनके जो उत्तराधिकारी बने, इनके जो सुपुत्र थे वो थे समुद्रगुप्त। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी यानी इनके जो सक्सेसर बने वो कौन बने? इनके सक्सेसर कहलाते समुद्रगुप्ता। ठीक है चलिए, समुद्रगुप्त इनके उत्तराधिकारी बने। समुद्रगुप्ता इनके उत्तराधिकारी बने हैं। कौन? समुद्रगुप्त इनके उत्तराधिकारी बने हैं। ठीक है चलो, बेहतरीन तरीके से याद रखना कि उत्तराधिकारी कौन बने हैं? समुद्रगुप्त। बिना परेशानी के इस चीज को याद रखना। ठीक है चलो, बिना परेशानी के याद रखना। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी। यदि कोई परेशानी है तो बताइए फटाफट। ठीक है भाई चलिए। हाँ भाई हुआ तुम्हें नोट नहीं हुआ? तुम्हें नोट नहीं हुआ? बहुत ना मानोगे। आगे बढ़ो। हाँ भाई गुरप्रीत, देखिए समुद्रगुप्त का टेन्योर कितना है? समुद्रगुप्त के बारे में अपन अगले पेज पे लिखते हैं। ये इनका बेटा है, चंद्रगुप्त का बेटा है, इनका बेटा है, इनका सन, इनका बेटा है वो। इनके जो पुत्र हैं, इनके जो सुपुत्र हैं, सुपुत्र श्री समुद्रगुप्त महाराज जी, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है चलिए। हाँ भाई, आप इसे यूपीपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ो। ये क्या हुआ? यहां से कैसे ऐड हुआ है ये? मैं कहां पे था? यहाँ, अच्छा ये हो क्या रहा है? अच्छा वहां पे थे हम। कोई नहीं। अब यहां देखिए, हेडिंग डाल दीजिए समुद्रगुप्त। हेडिंग क्या डालेंगे? समुद्रगुप्त डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक है समुद्रगुप्त। एकदम चीता आदमी था जिसे कहते हैं, एकदम चीता। समुद्रगुप्त आपको देखने को मिल जाएंगे। समुद्रगुप्त आपको देखने को मिल जाएंगे। तो समुद्रगुप्त आपको देखने को मिल जाएंगे। समुद्रगुप्त आपको थोड़े देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कार्यकाल 335 से लेकर 375। अब सर ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, शासनकाल जो इनका चला है वो इतना ही चला है भैया। मैं इसमें तनिक भी त्रुटि नहीं कर रहा, तनिक भी त्रुटि नहीं है।
आपने जो पढ़ रखा है मैं वो भी बता देता हूं। आपने जो पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है 335 से लेकर 380 पढ़ रखा है। बट बच्चे 375 से लेकर और 80 के बीच में रामगुप्त का कार्यकाल है। ये रामगुप्ता का कार्यकाल है, रामगुप्त का कार्यकाल है। अब रामगुप्त के कार्यकाल को मैं अलग से पढ़ा रहा होता हूं, इसलिए काइंडली इसको ऐसे ना करें, ठीक है। चलिए, अब मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं तो इसको ऐसे ही समझिएगा आप। पेपर में आता है तो आप तब 380 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ये मैं अधिक मानता हूं, ये मैं अधिक मानता हूं, परंतु यदि कोई चाहता है तो वह 335 से लेकर 380 भी लिख सकता है। इतिहास के अंदर छोटी छोटी त्रुटियां हैं, जिसमें से एक त्रुटि ये भी है। अब समुद्रगुप्त के बारे में समझना, ये भारत के सबसे महानतम शासकों में से एक है। भारत के महानतम शासकों में से एक है। भारत के महानतम शासकों में से एक है। भारत के महानतम शासकों में से एक है। महानतम शासकों में से एक है। में से एक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, यानी भारत के महानतम शासकों में से एक व्यक्ति ये देखने को मिलते हैं, ठीक है जी हाँ। तो ये चीज आपको थोड़ी सी इसमें ध्यानपूर्वक याद रखनी होगी। अब समझते हैं, इनके बहुत सारे उपनाम या उपाधियां हैं। इनके बहुत सारे उपनाम या उपाधियां भी हैं, के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। इनके बहुत सारे उपनाम हैं, इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। उपनाम या उपाधियां आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके टाइटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइटल्स एंड सब नेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टाइटल्स और सब नेम्स इनके देख लेते हैं, फटाफट से देखिए। टाइटल्स एंड सब नेम्स बहुत ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, इनके टाइटल्स और सब नेम्स क्या है। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मैं इस बात से लेकिन ताल्लुकात नहीं रखता। अगर आपके पेपर में नहीं आ रहा होता तो मैं नहीं पढ़ाता इस वाली बात को। भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? रीजन है इसका, रीजन है इसका। इसको हम भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? व्हाई वी से इट की दिस इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ज्यादा महान था या फिर समुद्रगुप्त? अब बताओ। अरे नेपोलियन के पास तो कुछ भी नहीं था जो समुद्रगुप्त के पास था। समुद्रगुप्त वाज द पर्सन हु रूल्ड ओवर इंडिया। नेपोलियन छोटी छोटी जगहों पे शासन करके बना है। दिक्कत क्या है? आप जब मतलब देखेंगे, पता है क्या, आप जिस व्यक्ति की मानसिकता से जैसे बुलवाना चाहेंगे आप वैसे बुलवा सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कंपेयर किससे करूंगा? जिसे मैं जानता हूं। ये किसने कंपेयर करा? विंसेंट आर्थर स्मिथ नाम के हिस्टोरियन के द्वारा कल्पना की गई है। अब विंसेंट आर्थर स्मिथ जो है वो नेपोलियन को ज्यादा मानेगा। क्यों? क्योंकि भैया उसके गांव का है, अब उसके देश का है वो। वास्तविकता में तो समुद्रगुप्त की महानता का अंदाजा लगा पाना नेपोलियन के तो मतलब समुद्रगुप्त की एक छोटी से छोटी की गई कृति भी इसके संपूर्ण समग्र इतिहास पर भारी है। समझ रहे हैं आप? ये लेवल था। बट आप लिख सकते हैं कि भाई ये किसने कहा है? ये विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा है बाई ए हिस्टोरियन विंसेंट आर्थर स्मिथ। इतिहासकार कौन है? इतिहासकार, इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ। आर्थर स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ आपको देखने को मिलते हैं। विंसेंट आर्थर स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ आपको देखने को मिल जाएंगे। हिस्टोरियन का नाम ही विंसेंट आर्थर स्मिथ है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, ठीक है। तो काइंडली इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा। इसके अलावा इनको परम क्रमांक, परम भागवत, ठीक है, परम क्रमांक, परम भागवत, और इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। इनके उपनाम और देखिए, परम क्रमांक, परम क्रमांक, परम भागवत, भागवत, परम भागवत, लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र,
लिच्छवी दोहित्र भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। बड़ी बात है कि इनका नाम लिच्छवी दोहित्र भी आपको देखने को मिलता है। व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र, व्याघ्र पराक्रम, ये बहुत खतरनाक नाम है इनका, व्याघ्र पराक्रम, ठीक है। इसके अलावा इनको समरशत भी कहा जाता है, समरशत भी कहा जाता है, समरशत, समरशत भी कहा जाता है, समरसत, समरसत भी कहा जाता है, समरशत भी इनको कहा जाता है। कृपया करके लिख लीजिए, समरशत भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो। अब इनका मतलब क्या है? धरणीबद्ध भी कहा जाता है, जी हाँ कहा जाता है, धरती को बांधने वाला, धरती को बांधने वाला कहलाएगा। अब इसके पीछे फटाफट ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब परम क्रमांक, परम क्रमांक, क्रमांक ऐसा इसलिए कहा जाता है परम क्रमांक क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे, इनके द्वारा बहुत सारे शासकों को हराया गया था, इस वजह से इनको कविराज भी कहा जाता है, अश्वमेघकर्ता भी कहा जाता है, इनको कविराज भी कहा जाता है, कविराज, वीणा बजाते थे इसलिए कविराज, ठीक है। चलो, इसके अलावा परम भागवत क्यों कहा जाता है, परम भागवत बताओगे? भागवत क्योंकि विष्णु उपासक थे, क्योंकि किसको मानते थे? विष्णु जी को मानते थे, विष्णु उपासक थे, ही वॉज विष्णु डिवोटी, विष्णु उपासक थे, इस वजह से विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु जी के उपासक थे, इस वजह से उपासक कहा जाएगा। लिच्छवी दोहित्र, इनकी जो माता थी वो लिच्छवी की थी, इस वजह से लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? हर मदर वॉज फ्रॉम, हिज मदर वॉज फ्रॉम लिच्छवी, हिज मदर वॉज फ्रॉम लिच्छवी, हिज मदर वॉज फ्रॉम लिच्छवी, लिच्छवी, हिज मदर वॉज फ्रॉम लिच्छवी, वो लिच्छवी से थी। व्याघ्र पराक्रम का मतलब होता है कि टाइगर पराक्रम, व्याघ्र का मतलब क्या होता है? टाइगर। व्याघ्र का मतलब क्या होता है बाबू? टाइगर आपको देखने को मिलता है, तो दिस इज कॉल्ड एज टाइगर करेज, ठीक है, या टाइगर माइट बोल सकते हैं, टाइगर माइटी, टाइगर माइटी भी बोला जा सकता है, बाघ जैसा बल था इनमें, टाइगर माइटी। व्याघ्र का मतलब होता है टाइगर। समरसत भी कहा जाता है, समरसत, समरसत केवल फायदे में कहा जाता है कि हाँ भाई मजबूत थे इसलिए समरसत कह दिया। अश्वमेघ कर्ता कहा जाता है क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ कराया था, ठीक है। इसको, इनको कविराज कहा जाता है क्योंकि वीणा बजाना जानते थे, कविराज कहा जाता है क्योंकि ये वीणा बजाना जानते थे, ठीक है, वीणा बजाना जानते थे इसलिए कविराज, वीणा बजाना जानते थे, बजाना जानते थे, ही नो हाउ टू प्ले वीणा। इनके समय में 6 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, 6 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे जिससे हमें जानकारी प्राप्ति होती है, फटाफट से, ठीक है, नोट करिए फटाफट से। बिना परेशानी ये बताइए। बड़ी बात आती है परम क्रमांक कहे जाने के पीछे। एक बच्चा कह रहा है हमें समझ में नहीं आया परम क्रमांक क्यों कहा जाता है। देखो बाबू, बात पता क्या है कि वो आदमी थे जिन्होंने 9 उत्तर भारत के राजाओं को, जिसको क्या कहा जाता है? आर्यव्रत, और 12 दक्षिणाव्रत कहा जाता है, उत्तराव्रत और दक्षिणाव्रत के राजाओं को हराया था। परम क्रमांक कहे जाने के बारे में समझ लेना, इन्होंने इन्होंने 9 उत्तराव्रत के राजाओं को हराया, उत्तराव्रत के राजाओं को हराया था, 9 उत्तराव्रत यानी नॉर्थ राजाओं को हराया, नॉर्थ के राजा को हराया, को हराया, ठीक है, और 12 दक्षिणाव्रत के राजा को हराया, दक्षिणाव्रत के राजा को हराया, व्रत साउथ के राजा को हराया, राजाओं को हराया था, इसलिए कहा जाता है, इसलिए इनका नाम इतना भयकाल, भौकाल बनाने वाला इनका नाम था, याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या हो,
किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको हो? आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, फटाफट से बताइए। समझ पाए? जी हाँ। सिक्कों पर वीणा लिखा होता है, हाँ जी, वीणा प्रकार के सिक्के कहा जाता था उनको। सर इनके अलावा और कौन से राजा वीणा बजाते थे? औरंगजेब बजाता था। द किंग इन द नॉर्थ, जॉन स्नो। चलिए, हाँ, उत्तरव्रत को आर्यव्रत भी कहते हैं। रीजन है कि आर्यंस यहाँ के बसे थे, मैंने बोला तो था यार, शुरुआत ही आर्याव्रत से की थी मैंने। इसको आर्यव्रत भी कहते हैं, आर्यव्रत, क्योंकि आर्यंस यहीं आकर बसे थे। द किंग इन द नॉर्थ, बाय। ठीक है, चलिए। इस बैच में स्टैटिक जी के मैं ही पढ़ाता हूँ और मैं ही पढ़ाऊंगा हमेशा की भांति, वो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बात करते हैं इनके बारे में, जानकारी के स्रोत क्या है। लिखिए, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दीपांशी फटाफट से नोट करो बच्चे। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम। समुद्रगुप्त जी के बारे में देखते हैं, जानकारी के स्रोत क्या है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, स्रोत। सबसे पहला पॉइंट, इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन। इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन। ठीक है। अरे बच्चे, प्रतिमा मैं बताऊंगा सिक्कों के बारे में, गरुण प्रकार, धनुर्धारी, परशु प्रकार, अश्वमेघ, ठीक है, व्याघ्रकर्ता, वीणा, वो सब बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, यहां ध्यान दो आप। तो जैसे हम बात करते हैं जानकारी के स्रोत, तो इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन। तो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में इनकी जानकारी मिलती है। हरिसेन की रचना आपको क्या कहलाती है? प्रयाग प्रशस्ति। रचना क्या कहलाती है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कहलाती है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति क्या कहलाती है? वो प्रयाग प्रशस्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रयाग प्रशस्ति कहलाती है। इसलिए हमें पता रखना होगा कि प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत ही आपको जानकारी देखने को मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति, आपको ये तो पता है कि ये कहां है, ये तो पता है आपको कहां है, कहां है लोकेशन, तो प्रयागराज में है। ये कहां है? प्रयागराज में है, राज में देखने को मिलती है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? रचना। और प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तारीफें करना। और 10 किन्निया में करता तारीफा। ठीक है, चलिए। तो यह तारीफों के बारे में बात की गई है। ठीक है, जी हाँ। इसमें समुद्रगुप्त के जितने भी युद्ध अभियान है उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, याद रखना, समुद्रगुप्त के जितने भी अभियान है उनका जिक्र यहां पर किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। और भानुगुप्त के द्वारा एक ऐरण अभिलेख जारी किया गया था। भानुगुप्त के द्वारा एक ऐरण अभिलेख जारी किया गया था, जिसमें हमें पता लगता है समुद्रगुप्त की जानकारी। ठीक है, इनके समकालीन है, इनके समकालीन, इनके समकालीन, समकालीन भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया ऐरण अभिलेख, इनके समकालीन भानुगुप्त द्वारा, भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया ऐरण अभिलेख, किया गया ऐरण अभिलेख, ऐरण अभिलेख। ठीक है, ऐरण अभिलेख वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख भाई भानुगुप्त, ऐरण अभिलेख भाई भानुगुप्त, ऐरण इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐरण इंस्क्रिप्शन किसका है? भानुगुप्त का है। तो भानुगुप्त का जो ऐरण अभिलेख है इसकी भी हम बात करते हैं, याद रखेंगे। ऐरण रिकॉर्ड्स या ऐरण अभिलेख कहा जाता है, ऐरण, ERAN, ऐरण रिकॉर्ड्स या ऐरण इंस्क्रिप्शन।
इसमें पहली बार जो जारी किसने कराया था, भानुगुप्त द्वारा जारी कराया गया था एरन अभिलेख बाय भानुगुप्त। तो बात पूछी जाती है आपसे, ठीक है, बात पूछी जाती है इससे कि भाई जो एरन अभिलेख आपको देखने को मिलता है इसमें पहले सती के प्रमाण थे, तो वो किसकी पत्नी थी जो सती हो गई थी, वो मुझे बताइए। ठीक है, एरन इंस्क्रिप्शन बाई भानुगुप्त, भानुगुप्ता। इसमें सती के प्रथम प्रमाण देखने को मिलते हैं, सती के प्रथम, सती होने के प्रथम प्रमाण, सती होने के प्रथम प्रमाण, प्रथम प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं, प्रमाण, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती देखने को मिलता है, और सती देखने को मिलता है। ठीक है, सती के प्रथम प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। विक्रमादित्य बेटा, इसका बेटा विक्रमादित्य है, इसका जो बेटा है वो विक्रमादित्य है। ठीक है, फटाफट बताइए, बिना परेशानी के बताइए। पूछा जाता है रचना किस प्रकार की है, संस्कृत की रचना है, संस्कृत की रचना है, संस्कृत की रचना है। रचनाएं ये किस प्रकार की, संस्कृत की रचना है। इनकी भाषा कैसी है, भाषा, ठीक है, भाषा कैसी है, भाषा है संस्कृत की। लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज संस्कृत है इनकी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज है इनकी, संस्कृत इज द लैंग्वेज। गोपराज की जो पत्नी थी वो सती हुई थी, करेक्ट आंसर है, गोपराज की पत्नी, वाइफ ऑफ गोपराज। सती कौन हुई थी, कौन सती हुई थी, तो गोपराज की पत्नी सती हुई थी। ठीक है, गोपराज की पत्नी सती हुई थी, गोपराज की पत्नी, पत्नी सती हुई थी। गोपराज की पत्नी सती हुई थी, गोपराज, गोपराज वाइफ, गोपराज वाइफ, गोपराज की जो पत्नी है वो यहां पर सती हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है जी हाँ, देखने को मिल जाएगा। गोपराज की पत्नी सती हुई थी, गोपराज वाइफ, परफेक्ट, दैट इज वेरी वेरी परफेक्ट। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है गया और नालंदा ताम्रफलक, गया और नालंदा ताम्रफलक भी इन्हीं की जानकारी देता है। गया वह नालंदा ताम्रफलक, ताम्रफलक, ताम्रफलक समुद्रगुप्त की जानकारी देता है, ताम्रफलक समुद्रगुप्त की जानकारी देता है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, से संबंधित है, रिलेटेड टू समुद्रगुप्त। गया व नालंदा, गया एंड नालंदा, और नालंदा कॉपर प्लेट, गया एंड नालंदा कॉपर प्लेट, गया एंड नालंदा कॉपर प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बिना परेशानी के, कोई दिक्कत है तो फटाफट बताइए, फटाफट से बताइए। अब हम इसमें एक और पॉइंट लिख लेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अरे गोपराज इनके समय में एक व्यक्ति हुआ करता था, गोपराज के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती, गोपराज कौन था, एक व्यक्ति रहा करता था जो इनके मतलब आप कह सकते हैं गुप्त साम्राज्य के समय में था। ये हमें नहीं पता लगता कि गोपराज कौन था, कैसे था, ये हमें पता नहीं लगता। ठीक है, आज ये चश्मे में कुछ खराब हो गया, ये टूट गया चश्मा यहां से, और ये काफी टाइम से एक साइड से टूटा हुआ था, दूसरे से टूट गया, अजीब सा हो रखा है। चलिए अब बताइए मुझे, इसके 6 प्रकार के सिक्के जो आपको समुद्रगुप्त के समय में देखने को मिलते हैं, समुद्रगुप्त के समय के 6 प्रकार के सिक्के, समुद्रगुप्त के समय के 6 प्रकार के सिक्के, समुद्रगुप्त के समय के 6 प्रकार के सिक्के, 6 प्रकार के सिक्के, के सिक्के देख लीजिए, सिक्के, 6 टाइप ऑफ कॉइन्स, 6 टाइप ऑफ कॉइन्स है। सबसे पहले गरुण प्रकार, गरुण प्रकार देखने को मिलता है। अब मैं हर एक के आगे प्रकार लिखने की जगह, मतलब आप खुद समझ लेंगे गरुण प्रकार होगा, गरुण हो गया, गरुण हो गया, गरुण सिक्के थे।
और धनुर सिक्के आपको देखने को मिलते थे। धनुर सिक्के आपको देखने को मिलते थे जिनको धनुर्धारी कहा जाता था। धनुर्धारी, परशु, गरुण, धनुर्धारी, धनुर्धारी, परशु, परशु, परशु होते कुल्हाड़ी के, परशु यानी कुल्हाड़ी के सिक्के। कुल्हाड़ी के सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। अश्वमेघ, अश्वमेघ, वीणावादन, अश्वमेघ, क्योंकि अश्वमेघ भी करते थे ना ये, अश्वमेघ प्रकार के, वीणावादन प्रकार के, और व्याघ्र प्रकार के, व्याघ्र प्रकार के, व्याघ्र प्रकार के। अब ये व्याघ्र प्रकार कौन सा है? इनको एक टाइटल मिला हुआ था, व्याघ्र पराक्रम। तो जो व्याघ्र पराक्रम है वही व्याघ्र प्रकार के सिक्के। इन सब के आगे प्रकार लिख लेंगे आप, सबके आगे ही प्रकार लिख लेंगे। मैं बता दूं इन सब में क्या था, इन सबके आगे लिख लेंगे प्रकार। क्या था इन सभी सिक्कों में, बहुत ध्यान से समझना। गरुण प्रकार के सिक्कों पे गरुण की आकृति बनी हुई थी, गरुण की आकृति बनी हुई थी। अश्वमेघ पर अश्वमेघ यज्ञ कराते हुए आकृति बनी हुई थी। धनुर्धारी पर एक व्यक्ति, मतलब एक घोड़ा और एक धनुर्धारी, उसके घोड़े के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति तीर कमान चलाता हुआ, इस तरीके का। वीणा में आप समझते हैं कि वीणा बजाता हुआ। परशु में देखते हैं आप कुल्हाड़ी का, और व्याघ्र मतलब देखते हैं चीते के साथ फोटो। ठीक है, चीते के साथ फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट से समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यदि आप समझ चुके हैं देन हम आगे बढ़ेंगे और इन चीजों को यहीं पर रखेंगे। देन इन चीजों को हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, हवा में प्रणाम भाई साहब, हवा में प्रणाम। ठीक है, तो ये चीज बाबू यहीं तक रहेगी। इससे आगे की जो कहानी होगी उसको हम कल देखेंगे, इससे आगे। ठीक है, बढ़िया रहा, चीजें बहुत बढ़िया रही। ठीक है, चलिए पैट का बैच आएगा करियर विल पे, आ चुका है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।